अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का पास पेपर ऑफ इकोनॉमिक्स 2007 आपसे डिस्कस करूंगा। ये फेडरल के सीएसएस के जो पास पेपर्स हैं ये पीपीएससी इकोनॉमिक्स लेक्चरर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर देखा जाए तो इससे जो प्रीवियस पेपर हुए हैं तो इनमें से काफ़ी ज़्यादा पोर्शन इन पेपर्स में से शामिल किया गया है। तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट एमसीक्यूज। In perfect competition, if a firm maximize profit, then equilibrium। तो पहले हम perfect competition सुनते हैं। x एक्सिस पर कोई हम क्वांटिटी ले लेते हैं और y एक्सिस पे आपकी कॉस्ट है। तो ये हॉरिजॉन्टल आपकी जो लाइन है ये आपकी एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस, ये सारे यहाँ पे सेम होते हैं। और ये आपकी एवरेज कॉस्ट कर्व है जो एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू को टच करके जा रही है, और ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व है। तो प्रॉफिट वहाँ पे मैक्सिमम होगा जहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। यानी सारी कॉस्ट अगर इक्वल होंगी तो फर्म जो है वो परफेक्ट कंपटीशन के तहत नॉर्मल प्रॉफिट गेन कर रही होंगी। तो पहली ऑप्शन देख लें, एम आर इज इक्वल टू एम सी, ये भी ऑप्शन होती है। ए आर इज इक्वल टू ए सी, ये ए आर कर्व भी है। जो एवरेज रेवेन्यू कर्व है ये ए आर और ए सी कर्व दोनों सेम है, प्राइस और एम सी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगी, ऑल ऑफ दीज। सेकेंड एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। द प्रोडक्शन फंक्शन विल बी अफेक्टेड बाई चेंज इन प्राइसेस ऑफ। तो पहले हमें प्रोडक्शन फंक्शन बनाते हैं कि प्रोडक्शन फंक्शन सपोज ये है कि y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। तो लेबर एंड कैपिटल बोथ आर द इनपुट्स। तो इनपुट्स की अगर प्राइसेस चेंज हों तो उससे आपके प्रोडक्शन चेंज होगा। तो यहाँ पे इनपुट प्राइसेस होगा, तो ए ऑप्शन यहाँ पे राइट है। थर्ड एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। इफ अ फर्म कैन फंड एन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम इट्स ओन सोर्सेज, यानी एक फर्म अपने ही रिसोर्सेज से फंड जनरेट कर रही है। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट इज, तो इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जीरो होगी। जीरो इसलिए होगी क्योंकि वो खुद ही जो है ना वो अपनी इन्वेस्टमेंट जनरेट कर रही है। फोर्थ एमसीक्यूज है, द फंड्स यूज्ड फॉर फर्दर इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी ऐसी होती है कि जिसमें डिफरेंट जो लोग हैं वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। यानी जॉइंट का मतलब होता है वेरियस पीपल्स। अगर मुख्तलिफ लोग एक कंपनी के अंदर उसके स्टॉक को खरीद लें तो उसको हम बोलेंगे जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो उसमें जो द फंड्स यूज फॉर फर्दर इन्वेस्टमेंट तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो ए ऑप्शन यहां पे राइट है। द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन इनकम। इनकम के तब्दील होने की वजह से जो क्वांटिटी डिमांड तब्दील हो जाती है उसको हम इनकम इलास्टिसिटी बोलते हैं। इनकम इलास्टिसिटी का फार्मूला है चेंज इन क्यू ओवर चेंज इन इनकम। तो ये आपकी जो इलास्टिसिटी है ये इनकम इलास्टिसिटी है। 6 एमसीक्यूज है। इंडिफरेंस कर्व शोज वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ। तो इंडिफरेंस कर्व में आपको पता है कि दो गुड्स होती हैं, एक एक्स एक्सिस पर एक्स गुड और वाई एक्सिस पे वाई गुड। तो ये इंडिफरेंस कर्व होगी आईसी कर्व। तो इसमें दो गुड्स हैं, एक एक्स गुड है और दूसरी वाई गुड है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट होगा। 7 एमसीक्यूज है। इक्विलिब्रियम प्राइस इज प्राइस एट विच। आपको पता है कि ये सपोज मैं मार्केट डिमांड कर्व्स और सप्लाई कर्व निकालने लगा हूँ। ये क्वांटिटी है एक्स एक्सिस पे, ये प्राइस है। ये आपकी डिमांड है, नेगेटिवली स्लोप्ड है, और ये आपकी सप्लाई कर्व है। जहां पर डिमांड और सप्लाई आपस में मिल जाएं वो आपकी इक्विलिब्रियम प्राइस होती है। तो
पहली देखें ऑप्शन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड, यानी देखो यहाँ पर क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई दोनों सेम होंगी, तो पहली ऑप्शन भी राइट है। क्वांटिटी डिमांडेड माइनस क्वांटिटी सप्लाई इज जीरो, यानी क्यू डी माइनस क्यू एस इज इक्वल टू जीरो। तो इसको आप दूसरी तरफ ट्रांसफर करेंगे तो क्वांटिटी डिमांड जो है वो आपकी क्वांटिटी सप्लाई की इक्वल आ जाएगी, तो ये वही पहली ऑप्शन बन गई है। तो ये क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई, ये तो सिंपल वही दिया है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज आर द करेक्ट ऑप्शन है। इन ओलिगोपोली मार्केट सेलर्स आर, तो ओलिगोपोली मार्केट में सेलर फ्यू होते हैं, इन ओलिगोपोली सेलर फ्यू होते हैं, जबकि मोनोपोली में सेलर एक होता है, तो यहाँ पे अब फ्यू सेलर्स होंगे। ए ऑप्शन इज राइट। मोनोपोली मार्केट इज कैरेक्टरिस्टिक्स बाय, तो मोनोपोली क्या होता है, जिसमें सिंगल सेलर हो और बहुत ज्यादा बायर हो, तो पहली ऑप्शन है अ लार्ज सिंगल नंबर ऑफ सेलर्स, तो ये परफेक्ट कंपटीशन में होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। ओनली वन सेलर, ये मोनोपोली में होता है। थाउजेंड्स ऑफ सेलर, ऑल ऑफ दीज, तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट है। 10 ऑप्शन है अ डिमांड कर्व शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ कमोडिटी ओवर अ गिवन टाइम। अब ये देखें, हम ये डिमांड कर्व ड्राइव करते हैं, एक्स एक्सिस पे हम क्वांटिटी लेंगे और वाई एक्सिस पे प्राइस लेंगे, तो ये जो डिमांड कर्व है ये नेगेटिवली स्लोप्ड है। कहता है द टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, क्या होना टेस्ट ऑफ कंज्यूमर, इनमें से गिवन क्या होना चाहिए, द मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर, द प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, द प्राइस ऑफ कमोडिटी। अब देखें इसमें प्राइस ऑफ कमोडिटी होना जरूरी है, इसमें प्राइस ऑफ कमोडिटी अगर नहीं होगी तो हम डिमांड कर्व ड्राइव नहीं कर सकते, तो यहां पे डी ऑप्शन करेक्ट होगी। 11 एमसीक्यूज है अ सप्लाई शेड्यूल शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी ओवर अ गिवन टाइम पीरियड। अब इसमें देखें, ये आपकी क्वांटिटी है और ये प्राइस है, ये आपकी सप्लाई कर्व है, तो सप्लाई कर्व में आपकी प्राइस ऑफ कमोडिटी होना जरूरी है। देखें ये प्राइस ऑफ कमोडिटी होगी तो हम क्वांटिटी जो सप्लाई है वो फाइंड कर सकते हैं, तो लिहाजा यहां पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 12 एमसीक्यूज है द इंटरसेक्शन ऑफ मार्केट डिमांड एंड सप्लाई कर्व्स ऑफ अ गिवन कमोडिटी डिटरमिन्स। अब ये देखें, क्वांटिटी है यहाँ पे एक्स एक्सिस पे, ये प्राइस है, नेगेटिवली स्लोप्ड। अब मार्केट प्राइस वो होती है जहां पर डिमांड और सप्लाई मिल जाए, तो ना तो इसके अंदर शॉर्टेज होती है ना सरप्लस होती है। अब ये देखें, जो ये वाला जो एरिया है, अगर मार्केट प्राइस ज्यादा होगी तो ये सरप्लस होगा, अगर मार्केट प्राइस कम होगी तो शॉर्टेज होगी। तो इक्विलिब्रियम प्राइस वो होती है जिस पे ना तो कोई शॉर्टेज होती है ना सरप्लस होता है। तो पहली ऑप्शन देखें, द इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ कमोडिटी, कमोडिटी की इक्विलिब्रियम प्राइस डिटरमिन करती हैं, तो ये ऑप्शन सही है। दूसरी ऑप्शन है द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी, यानी इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी दोनों जो है ना ये डिटरमिन करती हैं। द पॉइंट ऑफ नीदर सरप्लस नॉर शॉर्टेज फॉर द कमोडिटी, इक्विलिब्रियम प्राइस ना तो शॉर्टेज क्रिएट करती है ना सरप्लस क्रिएट करती है, तो ऑल ऑफ दीज डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। 13 एमसीक्यूज है द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस कोफिशिएंट। देखो इलास्टिसिटी का फार्मूला होता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ओवर चेंज इन प्राइस। अगर आपकी क्वांटिटी डिमांड में चेंजिंग ग्रेटर हो रही होंगी प्राइस से, तो इसका मतलब यह है कि आपकी इलास्टिसिटी शुड बी ग्रेटर देन 1, आपकी इलास्टिसिटी एक से ज्यादा होगी, यानी इट्स अ लग्जरी गुड्स। 14 है डिस्पोजेबल इनकम इज, तो डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है, अगर हम इनकम में से
डायरेक्ट टैक्स निकाल दें तो वो आपकी डिस्पोजेबल इनकम होगी। तो बी ऑप्शन देखें, इनकम लेस डायरेक्ट टैक्सेस, यानी इनकम में से अगर आप टैक्स निकाल दें तो वो आपकी डिस्पोजेबल इनकम होगी। इफ द कोफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी इज लेस देन 1, यानी अगर इलास्टिसिटी लेस देन 1 होगा तो ये आपकी नेसेसिटी गुड होगी। तो यहाँ पे मैं पहले भी वीडियोस में मैं काफ़ी इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इलास्टिसिटी में से पेपर में से एक MCQ लाजमी आता है। तो ये देख लें, अगर लेस देन 1 इलास्टिसिटी है तो इट्स अ नेसेसिटी गुड, 1 है तो नॉर्मल गुड, ग्रेटर देन 1 है तो लग्जरी गुड्स, और इंफीरियर गुड की नेगेटिव इलास्टिसिटी होती है इंफीरियर की। ये 4-5 इंपॉर्टेंट MCQs हैं। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी लेस देन 1 नेसेसिटी गुड होती है। तो इन चारों ऑप्शंस में देखें नेसेसिटी गुड नहीं गिवन है। अब देखें नेसेसिटी इसके नज़दीक क्या होगा फिर, तो वो नॉर्मल गुड्स होती हैं। तो ये इट्स अ नॉर्मल गुड, ए ऑप्शन यहाँ पे राइट है। द कोफिशिएंट ऑफ इनकम इलास्टिसिटी इज नेगेटिव। तो लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने बताया था कि अगर नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी होगी तो वो आपकी इंफीरियर गुड होती है। इंफीरियर गुड में इलास्टिसिटी नेगेटिव होती है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। इफ इन द मार्केट द सेलर इज चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस फॉर द सेम कमोडिटी फ्रॉम डिफरेंट कंज्यूमर्स, यानी मार्केट में एक चीज की अगर सेलर मुख्तलिफ कस्टमर से मुख्तलिफ प्राइस चार्ज करें तो उसको हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन यही होती है कि एक जो सेलर है वो एक ही सेम गुड की प्राइस मुख्तलिफ कस्टमर से मुख्तलिफ चार्ज करता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। द लोकस ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ कंज्यूमर ड्यू टू चेंज इन प्राइसेस ऑफ कमोडिटी। अब ये सपोज देखें, यहाँ पे हमारी एक्स गुड है, हमारी ये वाई गुड है। तो ये हमारी इनिशियल बजट लाइन है और यहाँ पॉइंट E1 इसका इक्विलिब्रियम है। अगर प्राइस ऑफ एक्स सपोज डिक्लाइन कर गई है तो जब डिक्लाइन करेगी तो ये आपकी बजट लाइन रोटेट कर लेगी और हम एक्स गुड की ज़्यादा क्वांटिटी को परचेज करना शुरू कर देंगे। तो इक्विलिब्रियम E2, तो ये जो पॉइंट्स हैं इनके इक्विलिब्रियम पॉइंट्स को अगर मिला दें तो ये आपकी होगी प्राइस कंजम्पशन कर्व। प्राइस कंजम्पशन कर्व, तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। A pure number by which change in investment is multiplied to change in income। अब देखो मल्टीप्लायर क्या होता है, ये देखो ये K है, चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो अब इन्वेस्टमेंट को मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई कर दें तो ये देखें वही नंबर आ गया। अब प्योर नंबर, ये प्योर नंबर मल्टीप्लाइड बाय द इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू द चेंज इन द इनकम। तो ये मल्टीप्लायर होगा। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अब यहाँ पे एक्सेलरेटर क्या होता है ये भी समझ लें। एक्सेलरेटर मल्टीप्लायर का उल्ट होता है, यानी चेंज इन इन्वेस्टमेंट ड्यू टू चेंज इन इनकम इज कॉल्ड द एक्सेलरेटर। तो यहाँ पे वैसे ए ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन मैंने वैसे आपको ये एक्सेलरेटर के लिए बताया कि नेक्स्ट अगर MCQs आ जाए तो आपने एक्सेलरेटर को भी समझ लेना है। देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड, अब इसकी एग्जांपल मैं आपको इससे देता हूँ। तो पहले मल्टीप्लायर का फार्मूला क्या है जी, ये होता है जी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई 1/1 माइनस MPC, ये फार्मूला है। अगर सपोज MPC की वैल्यू आपके पास है 0.1 और एक MPC की वैल्यू हमारे पास है 0.2, तो इसमें वैल्यू पुट कर दें कि इसका आपका आएगा 1/1 माइनस 0.1। तो इसका अगर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1.1।
अगर इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 0.2 ऑप्शन के लिए k इज इक्वल टू 1/1 माइनस 0.2, तो इसका आंसर आपके पास जो आएगा वो होगा 1.2। तो अगर MPC की वैल्यू हम बढ़ाएंगे तो आपके मल्टीप्लायर की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। तो यही कह रहा है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अगर आप मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव के लिए यही वैल्यूज अप्लाई करें तो वो नेगेटिव रिलेशनशिप होगा। वो भी मैं आपको करके देता हूँ ज़रा। अब देखें, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव होता है 1 मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। अब सपोज MPS की हम दो वैल्यूज यहाँ पे ले लेते हैं। सपोज एक है 0.1 और दूसरी है 0.2। ये दो वैल्यूज MPS की ली हैं। तो पहले देखें k इज इक्वल टू 1/0.1 है, तो इसका आंसर आपके पास आएगा 10। और इसको अगर अप्लाई करें 1/0.2 तो इसका आंसर आपके पास आएगा 5। तो अब ये देखें, MPS इंक्रीज किया तो मल्टीप्लायर आपका डिक्रीज हुआ, नेगेटिव रिलेशनशिप होगा। तो ये इसका वैसे पॉजिटिव रिलेशनशिप है, तो ये MPC है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। 21 MCQs है। अ मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम। तो मार्केट कहाँ पे होगी, चाहे मोनोपोली है, परफेक्ट कंपटीशन है, जो मार्केट मर्जी है। तो मैंने आपको बताया कि जहाँ पे MC इज इक्वल टू MR होगा वहाँ पे मार्केट इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगी। अब ये सपोज आप कहेंगे AC इज इक्वल टू P, तो ये ज़रूरी नहीं है। अगर आप ये बात कर लें, आपको तो ये पता नहीं है कि ये मार्केट किस मार्केट की बात हो रही है। अदर इट्स डिस्कस द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात हो रही है, मोनोपोली की हो रही है, या फिर परफेक्ट कंपटीशन की हो रही है। तो इसमें आपने जर्नल देखना है कि जर्नल क्या है। मार्केट में जर्नल क्या होता है, जहाँ पे MC इज इक्वल टू MR। परफेक्ट कंपटीशन की बात कर लें तो उसमें A, B, C, D तीनों ऑप्शंस जो है ना वो होल्ड करती हैं, जबकि मोनोपोली में होल्ड नहीं करती। तो हमने मार्केट में जनरल जो चीज़ देखनी है वो MC इज इक्वल टू MR है। कंज्यूमर सरप्लस अकर्स। अब ये सपोज देखिए, मैं क्वांटिटी डिमांड है और ये प्राइस है। ये आपकी डिमांड कर्व है और ये आपकी सप्लाई कर्व है। ये इक्विलिब्रियम है। अगर इक्विलिब्रियम से कंज्यूमर ज़्यादा वैल्यूज़ पे करने के लिए एग्री हो जाए तो उसको हम बोलते हैं कंज्यूमर सरप्लस। पर्सनल वैल्यूएशन एक्सीड्स देन दी मार्केट वैल्यूएशन, यानी जो मार्केट की वैल्यू है उससे आपकी पर्सनल वैल्यू इंक्रीज हो जाए। वैल्यू मीन प्राइसेस। तो ये आपकी ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगी। लाइव स्टॉक इज अ, तो लाइव स्टॉक किस में आता है, ये सब सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर का सब सेक्टर है। फिशरीज का भी MCQs बाज़ दफ़ा आ जाता है, तो वो भी सब सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज परसेंटेज रिलेशन विद रेफरेंस टू। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट पर्सन्स डिवाइड बाय टोटल लेबर फोर्स। तो इसमें अनएम्प्लॉयड पर्सन्स हम डी ऑप्शन देखेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट पर्सन्स की जो है वो रिलेशनशिप फाइंड किया जाता है परसेंटेज के लिए। डी वैल्यूएशन ऑफ रुपीज़। डी वैल्यूएशन जब करते हैं तो उससे हमारी गुड्स फॉरेनर्स को सस्ती लगती हैं। जब फॉरेनर्स को सस्ती लगती हैं तो उससे हमारी जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन चेक कर लें, एक्सपेंसिव इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स, हमारी एक्सपोर्ट एक्सपेंसिव बन जाती हैं, ये नहीं है। एक्सपेंसिव इंपोर्ट्स, तो जब आपकी डी वैल्यूएशन करते हैं तो आपके पैसे की वैल्यू कम हो जाती है, इसलिए आपकी जो इंपोर्ट्स हैं वो महंगी हो जाती हैं, एक्सपेंसिव हो जाती हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस आर, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस वो होते हैं जिस पे टैक्स पेयर्स डायरेक्टली पेमेंट नहीं करता बल्कि इनडायरेक्ट पेमेंट्स करता है। तो पहले देखें, डायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, सेल टैक्सेस। तो सेल टैक्स ऐसे टैक्स होते हैं जो कंज्यूमर्स डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे नहीं करते बल्कि ये इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। तो
तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेगेटिव टैक्सेशन रेफर्स टू, नेगेटिव टैक्सेशन का मतलब ये होता है कि जिनकी इनकम कम हो उनको आप टैक्स दे दें। तो इसमें मसलन फॉर एग्जांपल आप सब्सिडीज की मद में उनको पैसे दे दें। तो पहली है टैक्स रीबेट, टैक्स रीबेट का मतलब टैक्स की छूट दे देना, और दूसरा है सब्सिडीज यानी सब्सिडीज प्रोवाइड कर देना। टैक्स इवॉशन का मतलब होता है टैक्स चोरी करना। तो यहां पे बी जो है मोस्ट सूटेबल ऑप्शन मुझे लग रहा है। मोस्ट कॉमनली रेफर्ड इंडिकेटर ऑफ इन्फ्लेशन इज, तो इन्फ्लेशन का सबसे ज्यादा इन जो इंडिकेटर्स दिए गए इनमें से सबसे ज्यादा कौन सा रेफर किया जाता है? तो वो सीपीआई किया जाता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। डी ऑप्शन यहां पे राइट है। इफ सेविंग रेट इज 12% एंड ICOR, IC होता है इंटरनेशनल कैपिटल आउटपुट रेशो, वैल्यू इज 3% एंड पॉपुलेशन रेट इज 2%, देन द ग्रोथ रेट वुड बी। अब ये जो क्वेश्चन है बेसिकली ये HD मॉडल से है। आपको पता है कि HD मॉडल में आपकी जो सेविंग है और कैपिटल आउटपुट रिलेशन है, इनका आपस में रिलेशनशिप है। तो आपकी जो ग्रोथ है वो क्या होती है? सेविंग ग्रोथ डिवाइड बाय कैपिटल आउटपुट रेशो। तो आपकी सेविंग ग्रोथ कितनी है? वो 12% है सपोज, और कैपिटल आउटपुट रेशो क्या आपकी 3% है। तो ये आपका 4% ग्रोथ आई है। लेकिन 4% ग्रोथ के अंदर से आपकी जो 2% है वो पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई है। तो आपने इसको 4 में से 2% निकाल देना, तो बाकी आपका 2% बचती है। यानी आपकी जो टोटल ग्रोथ है वो 2% हुई है। तो ये ए ऑप्शन यहां पे करेक्ट है। जो हेरोडोमर मॉडल है वो कहता है कि ग्रोथ का सेविंग रेट के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है, जबकि कैपिटल आउटपुट रेशो के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है। तो ये HD मॉडल को अप्लाई करके मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। 30 क्वेश्चन है, नेशनल इनकम अकाउंट्स ऑफ पाकिस्तान हैव रजिस्टर्ड GDP एंड GNP। यानी नेशनल इनकम दो तरीकों से पाकिस्तान में मालूम की जाती है, GDP और GNP, मार्केट प्राइसेस पे। तो इसमें देखें GDP और GNP बराबर होते हैं? नहीं। बी ऑप्शन है GDP लेस देन GNP, तो GNP ज्यादा होती है GDP से। तो ये बी ऑप्शन यहां पे करेक्ट है, बाकी सारे इनकरेक्ट है। 31 MCQs है। इससे नेक्स्ट जितने भी MCQs हैं ये क्योंकि 2007 का हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं, तो ये 2007 के लिहाज से इंडिकेटर्स हैं। तो मैं आपको कोशिश करूंगा कि आपको थोड़े बहुत मैं ये इंडिकेटर 2019 और 20 के हवाले से भी बता दूं, क्योंकि करंट सिनेरियो में तो 2020 और 19 के आने हैं, लेकिन आपको ये भी पता होने ज़रूरी है। पाकिस्तान इकोनॉमिक ग्रोथ वॉज, तो 2007 में पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी थी? तो वो उस वक़्त वैसे आपकी तकरीबन 5 पॉइंट समथिंग थी, 5। तो ये इसमें नॉन की ऑप्शन है। तो अभी 2020 की अगर बात कर लें तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो -1.5 है। -1.5% इस वजह से है ड्यू टू द कोविड-19। कोविड-19 की वजह से हमारी ग्रोथ रेट -1.5 है। वेट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन GDP स्ट्रक्चर, तो GDP में एग्रीकल्चर सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है? तो ये 2020 की बात अगर कर लें तो वो है तकरीबन 18.9% है। तो 2007 में ये तकरीबन 21% था। तो ये ऑप्शन नहीं है, तो नन के ऑप्शन हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2017 में 2006 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6.5% था, लेकिन 2020 में ये रेट
4.45% हो गया, यानी कम हो गया अनएम्प्लॉयमेंट रेट। 34 है टैक्स ओवर जीडीपी रेशो। तो टैक्स और जीडीपी की रेशो उस वक्त थी 10.4%, लेकिन अभी 2020 की बात कर लें तो ये 9.98 है, यानी 9.98 है। 35 एमसीक्यूज है ओवरऑल फिस्कल डेफिसिट वाज रेफर्ड टू जीडीपी। तो जीडीपी में फिस्कल डेफिसिट कितना है? तो 2007 में ये 4.2% था, लेकिन 2020 में ये 8.1% है। 2020 में 8.1% डेफिसिट है, जबकि 2007 में 4.2% था। 36 है डोमेस्टिक सेविंग्स विद रेफरेंस टू जीडीपी, यानी डोमेस्टिक सेविंग विद रिस्पेक्ट टू जीडीपी इट्स 14.7, जबकि 2020 में ये तकरीबन 5.41 है, 5.41% है। 37 है हेल्थ एक्सपेंडिचर विद रेफरेंस टू जीडीपी। तो ये आपके तकरीबन सेम ही रहते हैं, उस वक्त 0.5% थे, अब तकरीबन 1.1% है। हम 1% के अंदर बाहर ही हेल्थ पे एक्सपेंडिचर करते हैं, इससे ज़्यादा नहीं करते। 37 एमसीक्यूज है एजुकेशनल एक्सपेंडिचर विद रेफरेंस टू जीडीपी। तो उस वक्त 1.6% थे और अभी भी इतने ही है, तकरीबन 1.7 कर लें, थोड़े से ज़्यादा है। एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी एक्सटर्नल डेट लायबिलिटी डिक्लाइनिंग इन मार्च 2006 टू, तो उस वक्त तकरीबन ये 30.9% जो है ना वो कर्जे डिक्रीज हुए थे। लास्ट एमसीक्यूज है द नंबर ऑफ एसओई। एसओई का मतलब होता है स्टेट ऑन इंटरप्राइज, स्टेट ऑन इंटरप्राइज, यानी जो गवर्नमेंट के पास अदारे हैं, स्टेट ऑन इंटरप्राइज। तो 2006 में कितने अदारों को प्राइवेट किया गया? तो वो तकरीबन 160 ऐसे स्टेट ऑन इंटरप्राइज हैं जिनको गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइज कर दी है। थैंक्स। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट पेपर आपसे डिस्कस करूंगा। थैंक्स। अल्लाह हाफिज़।